नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। वक्त हो चुका है बड़ी खबर का। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं और मेरा नाम है अंकित त्यागी। महाराष्ट्र में एनसीपी में जो फूट पड़ी, उसके बाद जो लड़ाई अब चल रही है, उसमें सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होकर सामने दिख रहा है कि किसकी है एनसीपी, चाचा शरद पवार की या भतीजे अजीत पवार की। दो हिस्सों में बटी एनसीपी इस वक्त दिख रही है। और कमाल की बात यह है, ना तो अजीत पवार जो 40 से ऊपर विधायक अपने साथ होने का दावा कर रहे हैं, उन्होंने अभी विधायकों की लाइन लगाई है, शक्ति प्रदर्शन किया है, और ना ही शरद पवार जो कह रहे हैं कि 9 लोगों को छोड़ के बाकी सब हमारे संपर्क में हैं, उन्होंने भी अपने विधायकों का ये कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन किया है। लेकिन सतारा में आज पहुंचकर शरद पवार ने इस लड़ाई को सड़क पे लड़ने का, वोटरों के बीच में लड़ने का, समर्थकों के बीच में लड़ने का एक बड़ा संकेत जरूर दे दिया है। लेकिन कुल मिला के सियासी ड्रामे में अब एक दूसरे के धड़े को कैसे कमजोर किया जाए, उसकी लड़ाई शुरू हो चुकी है। पार्टी किसकी है, इससे पहले अब एक तरफ जो जयंत पाटिल हैं, जो शरद पवार के साथ हैं, जो कि महाराष्ट्र में एनसीपी के अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि जो रेबल विधायक हैं अजीत पवार के साथ हैं, उनको पार्टी से हम बाहर कर रहे हैं। वहीं प्रफुल्ल पटेल जो वर्किंग प्रेसिडेंट अपने आप को अभी भी मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जयंत पाटिल को ही हम बेदखल कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से एक दूसरे के लोगों को सैक करने का, एक दूसरे के लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने का क्रम जो है वो शुरू हो चुका है। इसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे, अपने सहयोगियों के पास भी जाएंगे। लेकिन बड़ी खबर अभी यही है कि किसकी एनसीपी, आज क्या क्या इस घटनाक्रम में हुआ, उस पर जरा बात कर लेते हैं। शरद पवार गुट वर्सेस अजीत पवार गुट, कौन क्या कह रहा है? शरद पवार गुट का एक्शन, प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष के पद से उन्होंने हटा दिया, सुनील तटकरे को भी पार्टी से निकाल दिया और जितेंद्र अवाध चीफ व्हिप बनाए गए। अब राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं प्रफुल्ल पटेल और लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं सुनील तटकरे। वहीं अजीत पवार गुट ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष पद से जयंत पाटिल को हटाया जा रहा है, सुनील तटकरे को महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है, प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो बने रहेंगे, अनिल भाई देसाई पाटिल को महाराष्ट्र विधानसभा का चीफ व्हिप बना दिया है उन्होंने, और रूपाली चकनकर को एनसीपी महिला प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया है। सुप्रिया सुले ने चिट्ठी लिखकर मांग की थी शरद पवार से, जो कि एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि वो प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के खिलाफ कार्रवाई करें। तो अब ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए और क्या इसमें आगे दिखाई पड़ेगा, ये एक बड़ी बात होने वाली है। सीधे इस वक्त इस पे बात करने के लिए चलते हैं। सबसे पहले हमारे सहयोगी जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ सुनील जुड़ रहे हैं मुंबई से, सोहित भी मुंबई में लगातार क्या क्या घटनाक्रम है उस पर नजर बनाए हुए हैं। आशीष भार्गव के पास चलेंगे, क्योंकि किसकी एनसीपी का फैसला शिवसेना की तरह शायद होता अब दिखाई पड़ेगा, जिस तरीके से शिवसेना की एक कानूनी लड़ाई चली थी। लेकिन सबसे पहले सोहित आपके पास आते हैं, और क्या आप मीटिंग में भी थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने देखा जो अजीत पवार और उनके साथ प्रफुल्ल पटेल ने की, क्या चल रहा है अब दोनों खेमे में, किसके पास कितने विधायक हैं? अजीत पवार कह तो रहे हैं कि 40 से ऊपर हैं, पर दिखाई नहीं पड़े अभी तक विधायक, ना कि चिट्ठी दिखाई पड़ी जिसमें उन विधायकों का समर्थन उनको दिखा हुआ हो। देखिए अंकित, ये कुछ नहीं है, बल्कि जो पिछले साल हमने देखा था शिवसेना के साथ जो हुआ, ये उसका एक डेजा वू है। यानी वही चीजें हो रही हैं एक बार फिर से, बस जो नाम और चुनाव चिन्ह है वो बदल गया है। तब शिवसेना थी, अब एनसीपी है। उस समय शिवसेना में भी शुरुआत ऐसी की गई कि हम ही असली शिवसेना है, हम शिवसेना छोड़कर नहीं जा रहे हैं। अब एनसीपी में ये लोग वही कह रहे हैं कि हम ही असली एनसीपी हैं, हम एनसीपी छोड़कर नहीं जा रहे हैं। तब जब उद्धव ठाकरे ने कार्रवाई करने की शुरुआत की, उसके बाद एकनाथ शिंदे ने वहां से कार्रवाई करने की शुरुआत की थी। यहाँ पर जब शरद पवार और जयंत पाटिल ने कार्रवाई करने की शुरुआत की, तो दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं किस तरह से अजीत पवार की ओर से कार्रवाई की जा रही है। ये बहुत सही सवाल आपने पूछा कि कितने आंकड़े हैं। देखिए, एक ये बड़ा डिफरेंस पिछले साल और इस साल में है। पिछले साल जब एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी, जब मैंने उन्हें फोन किया था, पहले दिन उन्होंने कहा मेरे पास 40 विधायक हैं, दूसरे दिन कहा 45 विधायक हैं, तीसरे दिन कहा 50 विधायक हैं। एक एक विधायक आने पर उनकी तस्वीर आती थी, एकनाथ शिंदे बैठते थे, उनके पीछे विधायक बैठते थे, वो एक शो ऑफ स्ट्रेंथ करते थे। अजीत पवार वो करते हुए नजर नहीं आ रहे, ना कोई आंकड़ा बता रहे हैं कितने लोग हैं,
ना ही बता रहे हैं कि कितने लोगों की संख्या उनके साथ में, ना ही कोई वीडियो या फोटो सामने आता है। और एक एक कर हमने देखे 7-8 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने कहा है कि वो शरद पवार का समर्थन करते हैं। ऐसे में जो हमने सवाल पूछा कि आंकड़ा क्या है, तो उन्होंने कहा अगर हमारे पास आंकड़ा नहीं होता तो क्या गवर्नर हमें बुलाते। लेकिन हमने कहा फिर आंकड़ा तो बता दीजिए। बोले हम पार्टी हैं, हम क्यों आंकड़ा बताएं, आंकड़ा वो बताएं जो पार्टी नहीं है। अब इसके 2 महीने अंकित मैं बहुत शॉर्ट में बताना चाहता हूं। पहली बात यह है कि शरद पवार ने कल जिस तरह से भाष्य किया, उसके बाद जो कार्रवाई हुई, उसे देखकर जो अजीत पवार या उनके खेमे के लोग हैं, उन्हें लगा कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ऐसे, अंकित मैं आपको बता सकता हूं, कई विधायक हैं जिन्होंने अब तक फैसला नहीं लिया, तो वो शरद पवार के साथ ना चले जाएं। इसलिए इनकी ओर से जितेंद्र आव्हाड और जयंत पाटिल, जो लोग खुलकर बात कर रहे हैं, जिन्हें अब सारी जिम्मेदारी दी गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है ताकि कंफ्यूजन बना रहे। ये कहते हैं कि शरद पवार हमारे अध्यक्ष हैं, लेकिन शरद पवार 5 तारीख को रहेंगे वाईबी चौहान में, ये रहेंगे एमईटी सेंटर में। तो आखिर चाहते क्या है, या ये जो कंफ्यूजन है ये कब दूर होगा ये कहा नहीं जा सकता है। हाँ। लेकिन जरूर जब जो चीजें हमने शिवसेना के साथ देखी, वैसी ही चीजें यहाँ पर हो रही हैं। बिल्कुल, हम विधायकों से बात करते हैं, वो कैमरा पर कुछ और कहते हैं, कैमरा के पीछे कुछ और उनकी ओर से कहा जा रहा है। अंकित, जैसे आप कह रहे थे कि वो कह रहे हैं कि गवर्नर ने हमें क्यों बुला लिया, गवर्नर ने तो डिप्टी मुख्यमंत्री की शपथ इनको 2019 में भी दिला दी थी, उसके बाद जो घटनाक्रम बना वो हम सब ने देखा। लेकिन सुनील, आप लगातार जो बीजेपी का खेमा है, फडणवीस जिस तरीके से इस वक्त बड़े एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं, उनके घर पे मीटिंगों के दौर भी लगातार चल रहे हैं, तो ये जो बात है कि कितने लोगों को तोड़कर ला पाए हैं, बीजेपी की तरफ से कितने आश्वस्त है, या बीजेपी को लगता है कि लोग आए या ना आए हम तो सेफ हैं, सरकार तो चली जाएगी? बिल्कुल अंकित, ये जो आपने आखिरी में बात कही कि बीजेपी को इसमें अगर मान लीजिए, वैसे उनका ऐसा मानना है कि इस बार वैसा नहीं होगा, सब कुछ बहुत सोच समझकर और संख्या बल के साथ में किया गया है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि बहुत ही विपरीत परिस्थिति में अजीत पवार वापस भी चले जाते हैं, तो बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं। बीजेपी की तो सत्ता है, एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर वो सत्ता बने हुए है। अगर कोई खोएगा तो वो होगा, अजीत पवार होंगे, और कहीं ना कहीं उनका जो क्रेडिबिलिटी है वो भी एक तरह से खत्म हो जाएगी, ये माना जा रहा है। लेकिन बहुत आश्वस्त है खुद अजीत पवार भी और खुद जो बीजेपी का खेमा है वो भी, कि इस बार बहुत ही बड़ी संख्या बल के साथ आए हुए हैं। कुछ जो आंकड़े आ रहे हैं तकरीबन 40 के करीब जो है कि विधायक अजीत पवार के साथ में हैं, 3 सांसद हैं, 6 विधान परिषद के सदस्य भी शायद आ रहे हैं और आ रहे हैं। सुनील, माफी चाहूंगा, आपका जो ऑडियो है उसमें कुछ परेशानी है, जरा उसको दुरुस्त करते हैं। बहुत ज्यादा एम्बियंट साउंड है उसमें, तो कोशिश करते हैं आपकी आवाज हमें ठीक से पहुंच पाए। आशीष के पास चलते हैं। आशीष, मुझे लगता है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही डेजावू जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वैसा घटनाक्रम हो रहा है जो शिवसेना के साथ हुआ, उसके बाद जो कानूनी लड़ाई हुई। क्या वैसा ही अब आप देख रहे हैं, या 10th शेड्यूल के बाद मामले में कुछ परिवर्तन आया है? क्योंकि अब लड़ाई कानूनी हो जाएगी, सिंबल के लिए भी और किसकी असली एनसीपी उसके लिए भी। जी बिल्कुल, देखिए मामला उसी तरफ जा रहा है अंकित, और मैं ये कहूँगा कि ये मामला इतना सिंपल नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। ये एक लंबी कानूनी लड़ाई की तरफ तब्दील हो रहा है, जैसे कि शिवसेना में हमने देखा था। वो लड़ाई अब तक चल रही है। एक आदेश सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है, एक मामला जो है स्पीकर के को लेकर वो 7 जजों को रेफर हुआ है, उस पर कब सुनवाई होगी पता नहीं। लेकिन हालांकि सरकार को यहाँ पर खतरा नहीं है, एक सबसे बड़ी बात यह है, लेकिन एक पार्टी के 2 धड़े हो गए हैं, जैसे शिवसेना के हुए थे पिछले साल। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो मई में फैसला दिया था उसमें यह कहा था कि संख्या बल पर फैसला नहीं हो सकता ऐसे मामलों में। दल बदल कानून लागू होगा, चाहे मेजोरिटी हो चाहे माइनॉरिटी हो, दल बदल कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर जांच होनी चाहिए। और स्पीकर को कहा था कि वाजिब समय में वो डिसाइड करे। जो एकनाथ शिंदे और उनके गुट के जो विधायक हैं 14, उनको लेकर जो अयोग्यता पिटीशन पेंडिंग है, उनको वाजिब समय में डिसाइड करे। वो वाजिब समय कब होगा, कितना होगा, इस पर कोई साफ नहीं था। लगभग 2 महीने 11 तारीख को उस पर हो जाएंगे। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि ये भी कहा गया था कि राजनीतिक जो पार्टी है और जो लेजिस्लेटिव पार्टी यानी विधायक दल की जो पार्टी होती है सदन के भीतर, वो अलग से काम नहीं कर सकती। पॉलिटिकल पार्टी एक साथ दोनों मिलकर काम करती हैं। तो कहीं ना कहीं, और जो तीसरी सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी वो ये कही थी अंकित, कि जो चुनाव चिन्ह को लेकर मामला है वो चुनाव आयोग तय करेगा। उसका जो है स्पीकर की कार्रवाई पर एक दूसरे पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन जब चुनाव चिन्ह पर चुनाव आयोग कोई फैसला दे देगा कि चुनाव चिन्ह किस धड़े का है,
तो वो पूर्वव्यापी नहीं होगा, यानी वो पहले से लागू नहीं होगा, उस दिन से लागू होगा। तो कहीं ना कहीं ये मामला उधर ही जाता नजर आ रहा है। सिर्फ एक बात इसमें अलग है, वो ये कि जो महाराष्ट्र की सरकार है, जो सत्ता है बीजेपी की और शिवसेना की, और अब एनसीपी भी शामिल हुई है, वो किस तरीके से शामिल हुई वो अलग बात है, लेकिन सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन एक लंबी कानूनी उलझी हुई लड़ाई जरूर मुझे होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की हम बात करें, उनकी तमाम मांगों को कहीं ना कहीं सही बताया गया। उद्धव ठाकरे की दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने मई में तमाम दलीलों को सही ठहराया, लेकिन क्योंकि उन्होंने फ्लोर टेस्ट नहीं किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने इस्तीफा दे दिया था स्वैच्छिक तौर पर, इसलिए आपकी सरकार को हम दोबारा रिस्टोर नहीं कर सकते क्योंकि आप इस्तीफा दे चुके हैं। शायद तो ये काफी बड़ी बात थी। उनकी सारी मांगों बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी मांगे रही, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी के लिए यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, सुनील का भी और सोहित, आप सभी का मुंबई से जुड़ने के लिए। लेकिन बार बार ये जो बात हो रही है, बीजेपी कह रही है कि देखिए डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, क्योंकि शरद पवार अपनी बेटी को आगे बढ़ाना चाहते थे, और साथ ही साथ ये भी बात कह रहे थे कि देखिए करप्शन पर हमारी पार्टी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभी कुछ दिन पहले भोपाल में रैली हुई थी, तब कुछ जो स्कैम उन्होंने महाराष्ट्र के गिनवाए थे, वो स्कैम में अक्यूज्ड खुद अजीत पवार ही थे, और आज वो बीजेपी के साथ बैठे हैं। तो कैसे लोगों के गले ये बात उतरेगी, ये हम जनता पे छोड़ते हैं। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले जरा मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं कि ईडी और सीबीआई जो एजेंसीज हैं, जो अब तक बड़े तत्पर होकर महाराष्ट्र में विपक्षी दलों के नेताओं को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, अब वो क्या करेंगे? अब यही सवाल एक बड़ा बन गया है। जनता यही सोच रही होगी, क्योंकि मंत्री बने, जो 9 मंत्री बने हैं एनसीपी के कोटे से इस शिंदे सरकार में, उसमें से 4 जो हैं वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के रेडार पर हैं। अजीत पवार, छगन भुजबल, अदिति तटकरे और हसन मुशर्रफ। अजीत पवार अब डिप्टी मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर महाराष्ट्र के अंदर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला और सिंचाई घोटाले में जांच चल रही है। छगन भुजबल वो अब मंत्री बन गए हैं। महाराष्ट्र में सदन घोटाला जो है, महाराष्ट्र सदन घोटाला, उसमें उनके ऊपर भी जांच चल रही है ईडी की। सुनील तटकरे, जिनकी बेटी अदिति तटकरे अब मंत्री बनी है, उनके जो पिता हैं, उन्हें कोंधना डैम प्रोजेक्ट में वित्तीय अनियमितताओं का जो केस है इनके पिता के ऊपर है। और उसके साथ साथ हसन मुशर्रफ जो मंत्री बने हैं, उनके ऊपर चीनी फैक्ट्री और परिवार से जुड़ी कंपनियों में अनियमितता की जो जांच है वो भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रहा है। उसके साथ साथ प्रफुल्ल पटेल, जो आज जो अजीत पवार के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, उनके कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं एनसीपी के, उनके ऊपर भी ईडी ने हाल में एक केस में उनकी संपत्ति को अटैच किया था। तो क्या अब ये जो विपक्ष कह रहा है कि आप बीजेपी में जाइए, जब तक नहीं जाएंगे तब तक आपके खिलाफ करप्शन की लड़ाई है, बीजेपी में जाइए तो आपकी मुश्किलें आसान हो जाती हैं, तो क्या ऐसा ही कुछ दलील बीजेपी रखेगी सामने? ये देखना होगा। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। अपने भतीजे के हाथों इस शहमात के खेल में कम से कम अभी फिलहाल पिछड़ते दिख रहे 82 साल के शरद पवार सड़क पर उतरे हैं और उन्होंने कहा है कि लड़ाई अब सड़क से लड़ी जाएगी। हमारी सहयोगी पूजा ने शरद पवार के समर्थकों से बात की, वो सतारा में इस वक्त हैं। क्या उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी की जो हालत हुई है, इन कार्यकर्ताओं की राय भी मायने रखती है। हम कुछ कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका इस टूट पर क्या कहना है। सर, अपनी पहचान बताएं और ये बताएं कि आप अजीत पवार की तरफ है या शरद पवार की तरफ। ये सवाल इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि इतनी बड़ी टूट एनसीपी में हुई है, तो लाजमी कि आप लोगों के अंदर भी सवाल चल रहा होगा कि हम किसकी तरफ हैं। और हम पहले से पवार साहब के साथ में, मेरी उम्र जब 18 साल की थी तभी मैंने एनसीपी ज्वाइन किया था। हम उनके साथ में 22 साल से जुड़े हुए हैं, और आज जब ये अचानक हो गया तो तब हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट क्या है। कहाँ है पार्टी? जितने बड़े चुनाव से पहले, लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले, निकाय चुनाव आने वाले हैं सब जगह, पार्टी को कितना बड़ा झटका आपको लगता है किससे हुआ है? बहुत बड़ा झटका है। जो हमेशा साथ में रहने वाले वो अगर एक साथ चले गए और एक ही दिन में चले गए तो फिर ये बहुत बड़ा झटका है। और मेन टाइम पे जब लोगों से लड़ने का टाइम आया, जब पार्टी को सारे लोगों की ज़रूरत थी, उस टाइम पे सारे लोग चले गए। आज इस बात का तो
साहब को कहीं ना कहीं दुख है, बड़े साहब को, पवार साहब को, मगर उनको फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि वो खुद एक चेहरा, एक सक्षम नेता है। ग्रास रूट के जितने भी कार्यकर्ता है उस बात से वो नाराज थे और उसी टाइम पे शायद अजीत पवार जी को कुछ लगा होगा कि भाई मेरे साथ कुछ अन्याय हो रहा है, या तो पहले से उनका षड्यंत्र था। पवार साहब है, एनसीपी बिलोंग्स टू पवार साहब, पवार साहब है, एनसीपी है, अरे डाल दो ना सुप्रीम कोर्ट में, क्यों नहीं पहल कर रहे साहब? साहब दे दो, जैन पार्टी साहब को बोल दो। लग रहा है इतना मौका देने की उनको जरूरत नहीं है, सीधे अपने जो आदमी 3 महीने से बात के पवार मतलब कितना आपको क्या चाहिए, मतलब मुख्यमंत्री बने, डिप्टी सीएम, अपोजिशन लीडर, हर चीज तो दिए।